गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत। इसके अंतर्गत आप लोग दो वीडियो देख चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। यह आपका थर्ड वीडियो होगा। इसके अंतर्गत आप लोगों को पाल वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश और चालुक्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में अनेक वर्ण संकर जातियों के जन्म का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, धर्म विरुद्ध विवाहों के कारण। ऑप्शन बी, अपने जातिगत व्यवसायों को त्यागने के कारण। ऑप्शन सी है प्रतिबंधित या निश्चित विवाहों के कारण। और ऑप्शन डी है पतिता या दुष्चरित्र स्त्रियों के कारण। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में अनेक वर्ण संकर जातियों के जन्म का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म विरुद्ध विवाहों के कारण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, धर्म विरुद्ध विवाहों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्व मध्यकालीन स्मृति टीकाओं के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह केवल एक स्थिति में हो सकता था, जब ऑप्शन ए, पति निसंतान मर गया हो। ऑप्शन बी, पति ने पत्नी को त्याग दिया हो। ऑप्शन सी, पति नपुंसक हो। और ऑप्शन डी, पति किसी संक्रामक या असाध्य रोग से पीड़ित हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाए, पहले क्वेश्चन फिर से देखिए, क्या है क्वेश्चन समझिए। पूर्व मध्यकालीन स्मृति टीकाओं के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह केवल एक स्थिति में हो सकता था, जब ऑप्शन डी, पति किसी संक्रामक या असाध्य रोग से पीड़ित हो। क्या हो? पति किसी संक्रामक या असाध्य रोग से पीड़ित हो। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? पूर्व मध्यकाल में सती प्रथा के प्रचलन का सर्वाधिक संभाव्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, स्त्रियों से एक और उच्च यौन नैतिकता की अपेक्षा की जाती थी, परंतु दूसरी ओर समाज में उनकी स्थिति निम्न थी। ऑप्शन बी, सामंत शासकों द्वारा बहुपत्नीत्व प्रथा का अनुसरण और तज्जनित संपत्ति संबंधी विवाद। ऑप्शन सी, भारत में विशाल संख्या में विदेशी आक्रांताओं की मौजूदगी के कारण स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा के प्रति संकटापन्न स्थिति। ऑप्शन डी है कन्याओं के विवाह की आयु घटा देने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए कि पूर्व मध्यकाल में सती प्रथा के प्रचलन का सर्वाधिक संभाव्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामंत शासकों द्वारा बहुपत्नीत्व प्रथा का अनुसरण और तज्जनित संपत्ति विवाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूर्व मध्यकाल में विवाह प्रणाली में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन क्या आया? ऑप्शन ए, अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए प्रबल या सक्रिय प्रयास। ऑप्शन बी है प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संतान को शूद्र का दर्जा प्रदान किया गया। और ऑप्शन सी है, यद्यपि एक पत्नीत्व प्रथा का सामान्यतः पालन किया जाता था, परंतु शासक वर्ग द्वारा बहुपत्नीत्व प्रथा का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता था। ऑप्शन डी है, विधवाओं एवं परित्यक्त महिलाओं के विवाह पर प्रतिबंध। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में विवाह प्रणाली में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन क्या आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए प्रबल या सक्रिय प्रयास। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्व मध्यकाल में अधिकांश विशाल ग्रामों में विद्यालय किसके साथ संबद्ध होते थे? ऑप्शन ए, मठों के साथ। ऑप्शन बी, श्रेणियों या निगमों के साथ। ऑप्शन सी, विहारों के साथ।
ऑप्शन डी है स्थानीय मंदिरों के साथ। क्वेश्चन फिर से देख लिए। पूर्व मध्यकाल में अधिकांश विशाल ग्रामों में विद्यालय किसके साथ संबद्ध होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थानीय मंदिरों के साथ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? फिर से क्वेश्चन देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान एवं वैज्ञिकी, ऑप्शन बी है खगोल शास्त्र, ऑप्शन सी है धातु विज्ञान, ऑप्शन डी है जीव विज्ञान। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो वैज्ञानिक विषय की शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी वह है आपका जीव विज्ञान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान की शिक्षा नहीं की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का महानतम केंद्र कौन सा नगर था? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी विदिशा और ऑप्शन डी है आपका मंदसौर। क्या है क्वेश्चन कि 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का महानतम केंद्र कौन सा नगर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा। क्या था? धारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन। पूर्व मध्यकाल में विद्या अध्ययन का महानतम केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है वल्लभी काठियावाड़, ऑप्शन डी है जगदल विश्वविद्यालय। क्वेश्चन क्या है कि पूर्व मध्यकाल में विद्या अध्ययन का महानतम केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था पूर्व मध्यकाल में विद्या अध्ययन का महानतम केंद्र? तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय किस स्रोत से हुआ था? ऑप्शन ए माउंट आबू में हुए यज्ञ के अग्निकुंड से, ऑप्शन बी है आपका विदेशी जातियों जनजातियों के भारतीय समाज में आत्मसातकरण से और ऑप्शन सी है कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसातकरण से और ऑप्शन डी है उपर्युक्त बी और सी दोनों। तो इसका क्या आंसर सही होगा? पहले क्वेश्चन फिर से देखिए। पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय किस स्रोत से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी जातियों जनजातियों के भारतीय समाज में आत्मसातकरण से। बी सही है। और उसके बाद देखिए आप सी पे आ जाइए, कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसातकरण से। सी भी सही है। इस तरह से आपका बी और सी दोनों सही है। डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए वे अहंकारी, मूर्ख, दंभी, आत्माभिमानी एवं दुराग्रही होते हैं। वे अपने ज्ञान का प्रसार करने में स्वभाव से बड़े कृपण होते हैं। उनके विश्वासों के अनुसार सृष्टि के किसी भी अन्य व्यक्ति को उनसे अधिक किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। भारतीयों के संबंध में पूर्वोक्त आलोचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की थी? ऑप्शन ए वेंत्सांग, ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी अल इदरिसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए। वे अहंकारी, मूर्ख, दंभी और आत्माभिमानी एवं दुराग्रही होते हैं। वे अपने ज्ञान का प्रसार करने में स्वभाव से बड़े कृपण होते हैं। उनके विश्वासों के अनुसार सृष्टि के किसी भी अन्य व्यक्ति को उनसे अधिक किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। भारतीयों के संबंध में पूर्वोक्त आलोचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल बरूनी ने। किसने की है? अल बरूनी ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पूर्व मध्यकालीन विधि एवं वैज्ञानिक ग्रंथों को मुख्यतः किस रूप में लिखा गया था? ऑप्शन ए प्राचीन ग्रंथों में साहित्यिक चोरी के रूप में, और ऑप्शन बी है आपका प्राचीन ग्रंथों पर टीकाओं एवं तंत्र मंत्र से संबंधित ग्रंथों की व्याख्या के रूप में, और ऑप्शन सी है आपका विदेशी स्रोतों से ग्रहण करके, ऑप्शन डी है उच्च स्तरीय मौलिक ग्रंथों के रूप में। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन कि पूर्व मध्यकालीन विधि एवं वैज्ञानिक ग्रंथों को मुख्यतः किस रूप में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राचीन ग्रंथों पर टीकाओं एवं तंत्र मंत्र से संबंधित ग्रंथों की व्याख्या के रूप में लिखा गया था। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकालीन तकनीकी साहित्य का सर्वाधिक बहुमूल्य योगदान क्या था? ऑप्शन ए चरक एवं सुश्रुत के चिकित्सा विज्ञान संबंधी ग्रंथों पर टीकाएं, ऑप्शन बी ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र पर ग्रंथ, ऑप्शन सी विधि एवं विधिक संस्थाओं पर व्याख्यात्मक ग्रंथ, ऑप्शन डी बीज गणित के प्रश्नों से संबंधित विवेचनात्मक ग्रंथ। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूर्व मध्यकालीन तकनीकी साहित्य का सर्वाधिक बहुमूल्य योगदान क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधि एवं विधिक संस्थाओं पर व्याख्यात्मक ग्रंथ। क्या हो जाएगा आंसर? विधि एवं विधिक संस्थाओं पर व्याख्यात्मक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ण संकर जाति थी? ऑप्शन ए कायस्थ, ऑप्शन बी है वैद्य, ऑप्शन सी है जाट, ऑप्शन डी है गुर्जर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ण संकर जाति थी, कौन सी जाति थी? तो कायस्थ थी। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा कायस्थ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना जाता था? अस्पृश्य माना जाता था। ऑप्शन ए भौतिकवादी, ऑप्शन बी कापालिक, ऑप्शन सी नास्तिक, ऑप्शन डी है दिगंबर जैन। क्वेश्चन क्या है कि किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिगंबर जैन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्ययुगीन ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण आदि ने जिन दो पापों या दुर्गुणों की व्याख्या व्यापक रूप से निंदा की है वे हैं, ऑप्शन ए धनाढ्य व्यक्ति का दासत्व एवं पराई स्त्री से प्रणय याचना, ऑप्शन बी है ब्रह्म हत्या एवं सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना, ऑप्शन सी है पत्नी एवं पशुओं को बंधक रखना, ऑप्शन डी है पर स्त्री से आसक्ति और विश्वासघात करके पराई संपत्ति हड़पना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से देखिए कि प्रारंभिक मध्ययुगीन ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण आदि ने जिन दो पापों या दुर्गुणों की व्यापक रूप से निंदा की है वे हैं, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा पर स्त्री से आसक्ति और विश्वासघात करके पराई संपत्ति हड़पना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी जगत में भारत का प्रारंभिक मध्य युग दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार किन राजवंशों के राज्यों द्वारा संचालित किया जाता था? क्या है क्वेश्चन कि पूर्वी जगत में भारत का प्रारंभिक मध्य युग दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार किन राजवंशों के राज्यों द्वारा संचालित किया जाता था? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी सेन, ऑप्शन डी सी है पल्लव और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापार एवं वाणिज्य की सामान्य अवनति का निम्नलिखित में से क्या दुष्परिणाम नहीं हुआ? ऑप्शन ए नगरों का पतन, ऑप्शन बी व्यापारिक निगमों एवं श्रेणियों का पूर्वकालिक महत्व समाप्त हो गया और ऑप्शन सी है शक्तिशाली भूस्वामी समुदाय का उदय, ऑप्शन डी है स्वर्ण सिक्कों का नितांत अभाव।
क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापार एवं वाणिज्य की सामान्य अवनति का निम्नलिखित में से क्या दुष्परिणाम नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो नहीं हुआ वो था स्वर्ण सिक्कों का नितांत अभाव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केवल एक वाणिज्यिक व्यवसायी वर्ग जो प्रारंभिक मध्यकाल में समृद्ध हुआ वह था। ऑप्शन ए कृषि उपकरणों के उत्पादक, ऑप्शन बी है शस्त्र निर्माता, ऑप्शन सी है बुनकर, ऑप्शन डी है महाजनी या साहूकारी का व्यवसाय करने वाले। फिर से क्वेश्चन देखिए। केवल एक वाणिज्यिक व्यवसायी वर्ग जो प्रारंभिक मध्यकाल में समृद्ध हुआ वह था। क्या था वह। ऑप्शन डी देखिए आप, ऑप्शन डी महाजनी या साहूकारी का व्यवसाय करने वाला। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्व मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कि जैन धर्म के अनुयायी मुख्यतः वणिक एवं व्यापारी वर्ग के लोग थे। ऑप्शन बी तंत्रवाद पर्याप्त रूप से लोकप्रिय हुआ और यह समकालीन जीवन का प्रमुख अभिलक्षण बन गया। ऑप्शन सी है रूढ़िवादी शैव संप्रदाय के अनुयायी मुख्यतः शासक वर्ग के लोग थे। ऑप्शन डी है समस्त धार्मिक विवाद मुख्यतः भूमि पर अधिकार और उसके उपयोग से संबंधित होते थे। क्वेश्चन क्या है फिर से देखिए कि पूर्व मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये आपका डी कथन सत्य नहीं है कि समस्त धार्मिक विवाद मुख्यतः भूमि पर अधिकार और उसके उपयोग से संबंधित होते थे। यह कथन आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रवाद से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं हुआ। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी शक्त, ऑप्शन डी है नाथपंथी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तंत्रवाद से कौन प्रभावित नहीं हुआ। तो ये जैन थे जो तंत्रवाद से प्रभावित नहीं हुए। ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक मध्यकाल में पालों के संरक्षण के परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म कुछ समय तक अस्थायी रहा, पर उड़ीसा, कश्मीर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति बुझते हुए दीपक की भांति थी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बौद्ध धर्म को सबसे घातक आघात दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है भक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म में तंत्रवाद का प्रवेश, ऑप्शन सी है भारत में इस्लाम का प्रवेश, ऑप्शन डी है शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा स्टेटमेंट है। प्रारंभिक मध्यकाल में पालों के संरक्षण के परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म कुछ समय तक अस्थायी रहा, पर उड़ीसा, कश्मीर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति बुझते हुए दीपक की भांति थी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बौद्ध धर्म को सबसे घातक आघात दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी भारत में इस्लाम का प्रवेश। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में इस्लाम का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैसूर कर्नाटक से जैन धर्म को किसने निष्कासित किया। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी है लिंगायत, ऑप्शन सी है नैनार, ऑप्शन डी है आलवार। क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन है मैसूर कर्नाटक से, क्या है क्वेश्चन, मैसूर कर्नाटक से जैन धर्म को किसने निष्कासित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिंगायत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक होते थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी है गणपति या गणेश, ऑप्शन डी है सूर्य देवता। क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव के उपासक थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत के समकालीन नैनारों, विष्णु भक्तों एवं अलवारों, शिव भक्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। ऑप्शन बी, वे धर्म को ईश्वर एवं भक्तों के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत बंधन मानते थे। ऑप्शन सी, उन्होंने समान जनों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया। ऑप्शन डी, वे जातिगत असमानताओं के विरोधी थे। क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, दक्षिण भारत के समकालीन नैनारों, विष्णु भक्तों एवं अलवारों, शिव भक्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र भक्ति एवं लिंगायत आंदोलनों में क्या समान विशेषता थी? ऑप्शन ए, कठोर संयमित जीवन का विरोध, ऑप्शन बी, रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद का विरोध, और ऑप्शन सी है आपका जातिगत विषमताओं की अवहेलना, ऑप्शन डी है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत का तादात्म्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से क्वेश्चन देखिए, तंत्र भक्ति एवं लिंगायत आंदोलनों में क्या समान विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिगत विषमताओं की अवहेलना। जातिगत विषमताओं की अवहेलना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्यकालीन भारत की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, राजनीतिक व्यवस्था का स्थानीयकरण, ऑप्शन बी, अर्थतंत्र या देशीयकरण या स्थानीयकरण, अर्थतंत्र का देशीयकरण या स्थानीयकरण, ऑप्शन सी है फलता फूलता विदेशी व्यापार, और ऑप्शन डी है सामाजिक संचारण के विभिन्न माध्यमों का स्थानीयकरण। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्यकालीन भारत की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फलता फूलता विदेशी व्यापार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्यकालीन भारत का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, कृषि संरचना में बिचौलियों का उदय, ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर गांवों का उत्पादन के एककों के रूप में उदय, और ऑप्शन सी है एक ऐसे कृषक समुदाय का उदय जिसकी मुख्य विशेषताएं थी अचलता, बेगारी तथा राजस्व की अतिशय ऊंची दरें, ऑप्शन डी है रोमन दास प्रथा के सामान दासों के एक वर्ग का उदय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्यकालीन भारत का लक्षण नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो पूर्व मध्यकालीन भारत का लक्षण नहीं है, रोमन दास प्रथा के समान दासों के एक वर्ग का उदय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में किसने इस विचार का समर्थन नहीं किया है कि पूर्व मध्यकालीन भारत की मुख्य विशेषता सामंतीकरण की प्रक्रिया थी? ऑप्शन ए, BNS यादव, ऑप्शन बी, RS शर्मा, ऑप्शन डी, DD कोसाम्बी, ऑप्शन डी, BD चट्टोपाध्याय। क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में किसने इस विचार का समर्थन नहीं किया कि पूर्व मध्यकालीन भारत की मुख्य विशेषता सामंतीकरण की प्रक्रिया थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, VNS यादव। नहीं, इसका आंसर ए नहीं होगा। एक सेकेंड देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने इस विचार का समर्थन नहीं किया कि पूर्व मध्यकालीन भारत की मुख्य विशेषता सामंतीकरण की प्रक्रिया थी? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, BD चट्टोपाध्याय।
ठीक है, क्या आंसर सही होगा? बी डी चट्टोपाध्याय, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में आरंभिक ऐतिहासिक काल में सामंती समाज में संक्रमण का स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन ए, कलयुग की अवधारणा में परिलक्षित तीव्र सामाजिक संघर्ष तथा संकट। ऑप्शन बी, राजाओं के बीच प्रायः होने वाले युद्ध। ऑप्शन सी, बड़े स्तर पर राजस्व मुक्ति के साथ भूमि अनुदान। ऑप्शन डी, विदेशी व्यापार में उन्नति तथा सिक्कों के चलन का अभाव। क्या है क्वेश्चन 29 नंबर? देखिए फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में आरंभिक ऐतिहासिक काल से सामंती समाज में संक्रमण का स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राजाओं के बीच प्रायः होने वाले युद्ध। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, राजाओं के बीच होने वाले प्रायः होने वाले युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत में कभी कभी किसान और शिल्पकार भूमि से प्रतिबद्ध होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश इस आशय का प्रथम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, पल्लव वंश। ऑप्शन बी है सातवाहन वंश। ऑप्शन सी है कदम्ब वंश। ऑप्शन डी है आरंभिक चालुक्य वंश। क्वेश्चन क्या है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में कभी कभी किसान और शिल्पकार भूमि से प्रतिबद्ध होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश इस आशय का प्रथम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव वंश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकाल में भारतीय ग्रामों के लगभग आत्मनिर्भर होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? ऑप्शन ए, व्यापार की अवनति। ऑप्शन बी, नगरीय पद्धति तथा कार्यकलापों की अवनति। ऑप्शन सी, सिक्कों के प्रयोग में कमी। ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में कमी। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल में भारतीय ग्रामों के लगभग आत्मनिर्भर होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो आत्मनिर्भर होने के पीछे एक कारण नहीं था, तो वो है ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन में कमी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक राजपूत कुलों की सही संख्या निम्नलिखित में से क्या है? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए कि पारंपरिक राजपूत कुलों की सही संख्या निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी है 42। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36 यानी 36। ठीक है, पारंपरिक राजपूत कुलों की सही संख्या है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रभाव क्षेत्र को सपादलक्ष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, परमार वंश। ऑप्शन बी है चाहमान वंश। ऑप्शन डी सी है चंदेल वंश। ऑप्शन डी है गुहिल वंश। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रभाव क्षेत्र को सपादलक्ष के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाहमान वंश। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्व मध्यकालीन भारत में राजपूतों के अभ्युदय की प्रक्रिया में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, पूर्वकालिक कबीलाई बस्तियों की कीमत पर कृषिक अर्थतंत्र के विस्तार की सहायता से राजस्थान में बस्तियों की संख्या का विस्तार। ऑप्शन बी है वंश संरचना में कुछ कबीलों तथा विदेशी तत्वों का समावेश। और ऑप्शन सी है वंशावलियों के निर्माण द्वारा प्रतिष्ठित वंश परंपरा का दावा। और ऑप्शन डी है विदेशी तत्वों के उदय से स्थानीय क्षत्रिय तत्वों का सफाया तथा एक नई प्रतिष्ठा श्रेणी की आवश्यकता। देखिए क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्व मध्यकालीन भारत में राजपूतों के अभ्युदय की प्रक्रिया में शामिल नहीं था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी तत्वों के उदय से स्थानीय क्षत्रिय तत्वों का सफाया तथा नई प्रतिष्ठा श्रेणी की आवश्यकता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है आंसर? विदेशी तत्वों के उदय से स्थानीय क्षत्रिय तत्वों का सफाया तथा एक नई प्रतिष्ठा श्रेणी की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजपूतों के अभ्युदय के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, आरंभिक राजपूत वंशों का उदय तत्कालीन पदानुक्रमिक राजनीतिक संरचना के संदर्भ में ही हुआ। ऑप्शन बी, उत्तर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर राजपूतों ने अचानक शानदार ढंग से पर्दापण किया। और ऑप्शन सी है, राजसी परिजनों में भू वितरण की सहायता से वंश जाल का स्त्रीकरण। और ऑप्शन डी है, अंतर्वंशीय संबंध जो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से प्रकट किए गए हुड़ादी समूहों को सामाजिक वैधता करते गए, जिसके कारण उनका अंततः राजपूत वंश सूची में समावेश हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजपूतों के अभ्युदय के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर राजपूतों ने अचानक शानदार ढंग से पर्दापण किया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य की जीवनी नहीं है? ऑप्शन ए, माधव रचित शंकर दिग्विजय। ऑप्शन बी है, अनंत आनंद गिरी रचित शंकर विजय। ऑप्शन सी है, व्यवसाचल रचित शंकराभरण। ठीक है। ऑप्शन डी है, तिरुमल दीक्षित रचित श्री शंकराभ्युदय महाकाव्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य की जीवनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यासाचल रचित शंकराभरण। ठीक है, ये जो है शंकराचार्य की जीवनी नहीं है, बाकी की ए और बी और डी जो है शंकराचार्य की जीवनी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य मुख्य रूप से थे ऑप्शन ए, शिव उपासक या शैव। ऑप्शन बी, विष्णु उपासक या वैष्णव। ऑप्शन सी, शक्ति उपासक या शाक्त। ऑप्शन डी, सौरोपासक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग अपने आंसर नोट करते रहा करिए ताकि जो है आप चेक कर सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। क्वेश्चन है कि शंकराचार्य मुख्य रूप से थे शिव उपासक या शैव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? शंकराचार्य मुख्य रूप से शिव उपासक या शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शंकराचार्य के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार परम तत्व ब्रह्म है। ऑप्शन बी, उनके अनुसार यह संसार से प्रयोजन युक्त बुद्धिमत्ता पूर्ण तथा संगठनात्मक समष्टि रूप है और इसलिए इसमें एक निर्माणकर्ता तथा परिपोषक की परिकल्पना निहित है। यह निर्माणकर्ता ईश्वर या परम ब्रह्मा का ब्रह्मांडीय स्वरूप है। ऑप्शन सी, उनके अनुसार ईश्वर ब्रह्म से बड़ा सत्य नहीं है। ऑप्शन डी, व्यक्ति का आत्मन और परमात्मन परमात्मा से जो इस ब्रह्मांड का आधार है एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शंकराचार्य के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, उनके अनुसार ईश्वर ब्रह्म से बड़ा सत्य नहीं है। ये सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें तथा दिए गए कूट से आंसर देखना है आपको। पहले तो ये देख लीजिए, आप पहले मिलान कर लेते हैं। ज्योतिर्मठ
ठीक है, ज्योतिमठ ये हो जाएगा बद्री, ठीक है, सी ऑप्शन। शारदा पीठ, तो शारदा पीठ हो जाएगा द्वारावती। और गोवर्धन मठ हो जाएगा पुरी। और उसके बाद सुमेरु मठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काशी, ठीक है, बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, ए, डी और एक सेकेंड, सी, ए और डी होगा ये, ठीक है, डी। और उसके बाद आएगा, एक सेकेंड, देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, ए, डी और बी, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखिए आइए सी, ए, डी, बी कहाँ मिलता है आपको, देखिए सी, ए, डी, बी, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी है केदारनाथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी? तो केदारनाथ में नहीं की थी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में स्थित चारों मठों में अपने शिष्यों को भेजा। सूची फर्स्ट में 4 मुख्य मठों और सूची 2 में उनके प्रमुखों के नाम दिए गए हैं, उनका मिलान करें तथा कूट से सही उत्तर चुनें। आइए पहले इसे मिलान करिए। देखिए गोवर्धन, ठीक है, गोवर्धन ये हो जाएंगे पद्मपाद, बी। और उसके बाद है श्रृंगेरी, तो ये हो जाएगा आपका हस्तामलक, सी। और उसके बाद है शारदा हो जाएगा विश्वरूप सुरेश्वर। और उसके बाद है बद्री, तो ये हो जाएगा तोटकाचार्य, ए। तो इस तरह जो आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर होगा बी, सी, डी, ए। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी, सी, डी, ए। तो देखिए आप बी, सी, डी, ए कहाँ आपको मिलता है? देखिए बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ए। एक सेकेंड देखिएगा, शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही नहीं दिया हुआ है। आपका आंसर होगा, यही होगा आपका आंसर कि बी, सी, डी, ए। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है, बी, सी, डी, डी जो लिख गया है यहाँ पे आपका ए होगा, ये हो जाएगा बी, सी, डी, ए। तो इस तरह आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य के तत्व, एक सेकेंड उस क्वेश्चन को देखिए। शंकराचार्य के तत्व मीमांसा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए बौद्ध सिद्धांत से, ऑप्शन बी जैन सिद्धांत से, ऑप्शन सी तंत्र सिद्धांत से, ऑप्शन डी चरवाक सिद्धांत से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शंकराचार्य के तत्व मीमांसा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध सिद्धांत से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने शंकराचार्य का सबसे कम विरोध किया था? ऑप्शन ए शाक्यों से, ऑप्शन बी वैष्णवों से ने, ऑप्शन सी कापालिकों ने, ऑप्शन डी बौद्धों ने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने शंकराचार्य का सबसे कम विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णवों ने, ठीक है, वैष्णवों ने सबसे कम विरोध किया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्व मध्यकाल में केंद्रीय सत्ता के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए अनुदान प्राप्तकर्ता को राजस्व के सभी स्रोतों का हस्तांतरण, ऑप्शन बी अनुदान प्राप्तकर्ता को पुलिस तथा प्रशासन संबंधी अधिकारों का समर्पण, ऑप्शन सी अनेक दायित्वों से मुक्ति या परिहार, ऑप्शन डी है राजस्व की वसूली के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति।
क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्व मध्यकाल में केंद्रीय सत्ता के पतन का कारण नहीं था? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। राजस्व की वसूली के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकाल, एक सेकेंड जरा इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकाल के व्यापार के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार मुख्यतः अरबों के हाथ में था। ऑप्शन बी, व्यापार की उन्नति के कारण कई ऐसे नगरों का पतन हो गया जो मौर्योत्तर तथा आरंभिक गुप्त काल के दौरान पश्चिमी एवं उत्तर भारत में फले फूले थे। ऑप्शन सी, व्यापार में पतन के बावजूद शिल्प तथा शिल्पकार दोनों पूर्व मध्यकाल में फलते फूलते रहे। और ऑप्शन डी है आपका, व्यापार तथा नगरों के पतन में स्वावलंबी स्थानीय उत्पादन एककों के उत्थान के लिए उपयुक्त स्थिति पैदा कर दी। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। फिर से क्वेश्चन क्या पूछा गया है समझिए पहले क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकाल के व्यापार के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार में पतन के बावजूद शिल्प तथा शिल्पकार दोनों पूर्व मध्यकाल में फलते फूलते रहे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन भारत में वर्ण जाति व्यवस्था की स्थिति के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, जातियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई। ऑप्शन बी, गुप्तोत्तर काल में सामाजिक अचलता के कारण शिल्पकारों की श्रेणियां जाति के रूप में रूढ़ हो गई। ऑप्शन सी, विभिन्न कबीलाई तत्वों के विलय के कारण शूद्रों और तथाकथित मिश्रित जातियों के प्रकार में वृद्धि हुई। और ऑप्शन डी, इस काल में वैश्यों और शूद्रों के बीच की दूरी बढ़ी। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन समझिए। निम्न में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन भारत में वर्ण जाति व्यवस्था की स्थिति के बारे में सत्य नहीं है? तो ए, जातियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई, सत्य है। और बी, गुप्तोत्तर काल में सामाजिक अचलता के कारण शिल्पकारों की श्रेणियों जाति के रूप में रूढ़ हो गई, ये भी सत्य है। सी, विभिन्न कबीलाई तत्वों के विलय के कारण शूद्रों और तथाकथित मिश्रित जातियों के प्रकार में वृद्धि हुई, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन जो है ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस काल में वैश्यों और शूद्रों के बीच की दूरी बढ़ी, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्व मध्यकाल में जातियों की संख्या में वृद्धि का कारण नहीं था? क्या है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पूर्व मध्यकाल में जातियों की संख्या में वृद्धि का कारण नहीं था? ऑप्शन ए, प्रतिलोम विवाह प्रथा। ऑप्शन बी, सामाजिक अचलता। ऑप्शन सी, भोजन तथा रहन सहन में अनैतिकता। ऑप्शन डी है कबीलाई तत्वों का ब्राह्मणिक व्यवस्था में समेकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोजन तथा रहन सहन में अनैतिकता। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्यकालीन भारत की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, क्षेत्रीय स्थानीय सांस्कृतिक इकाइयों का निर्माण विकास। ऑप्शन बी है क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं का विकास विनिर्माण। ऑप्शन सी है अंतर क्षेत्रीय संचारण तथा सचलता का अभाव। ऑप्शन डी है गुप्त ब्राह्मी लिपि का बिना किसी दृष्टव्य अपरिवर्तन के भारत के सभी भागों में फैलाव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारत की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, कि गुप्त ब्राह्मी लिपि का बिना किसी द्रष्टव्य परिवर्तन के भारत के सभी भागों में फैलाव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्यकालीन भारत के धार्मिक स्थिति की लाक्षणिक विशेषता नहीं है?
ऑप्शन ए महायज्ञों का स्थान पूजा पद्धति ने ले लिया। ऑप्शन बी भक्ति का सिद्धांत या व्यक्ति का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव इस काल की सुस्पष्ट विशेषता बन गई। ऑप्शन सी तांत्रिक उपासना पद्धति में काफ़ी उभार आया। ऑप्शन डी सर्वशक्तिमान देवी के रूप में दुर्गा ने अपना सर्वोच्च स्थान खो दिया। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्यकालीन भारत के धार्मिक स्थिति की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सर्वशक्तिमान देवी के रूप में दुर्गा ने अपना सर्वोच्च स्थान खो दिया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन भारत की कला तथा स्थापत्य के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए मूर्तिकला तथा मंदिर निर्माण में क्षेत्रीय शैलियों का विकास कला तथा स्थापत्य का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन बी गुप्तोत्तरकालीन मूर्तिकला दैवी श्रेणीबद्धता को प्रमुखता से प्रदर्शित करती है, यह समाज के पिरामिडीय स्त्रीकरण को दर्शाता है। ऑप्शन सी गुप्तोत्तरकालीन मूर्तिकला में कई ऐसे वैदिक देवताओं को पुनः स्थापित किया गया जिनका मौर्य तथा गुप्त कालों में महत्व कम हो गया था। ऑप्शन डी इस काल में कला का स्वरूप बहुत सरल हो गया था। पहले क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगेन क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन भारत की कला तथा स्थापत्य के संबंध में सत्य नहीं है? तो ए मूर्तिकला तथा मंदिर निर्माण में क्षेत्रीय शैलियों का विकास कला तथा स्थापत्य का मुख्य लक्षण है, ये सही है। और बी ऑप्शन है गुप्तोत्तरकालीन मूर्तिकला दैवी श्रेणीबद्धता को प्रमुखता से प्रदर्शित करती है, समाज के पिरामिडी स्त्रीकरण को दर्शाता है, ये भी सत्य है। और उसके बाद आपका सी ऑप्शन आता है, देखिए गुप्तोत्तरकालीन मूर्तिकला में कई ऐसे वैदिक देवताओं को पुनः स्थापित किया गया जिनका मौर्य तथा गुप्त कालों में महत्व कम हो गया था। ऑप्शन डी है इस काल में कला का स्वरूप बहुत सरल हो गया था, तो ये भी आपका सही है। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व मध्यकालीन भारत की कला तथा स्थापत्य के संबंध में सही नहीं है? तो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है, यानी कि गुप्तोत्तरकालीन मूर्तिकला में कई ऐसे वैदिक देवताओं को पुनः स्थापित किया गया जिनका मौर्य तथा गुप्त कालों में महत्व कम हो गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका थर्ड पार्ट है जो कि आप लोग देख रहे हैं कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत का टॉपिक आपका चल रहा है, जिसमें आपको पाल वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उसका ये आपका थर्ड पार्ट है और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।